Dear students, welcome to the today e-lecture of Marketing Management Unit 3rd, which is based on the STP strategy, segmentation, targeting and positioning, lecture number 22nd, 22. In lecture number 22, we will discuss market segmentation, इंट्रोडक्शन एंड क्राइटेरिया फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। तो सबसे पहले हम मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया पढ़ेंगे इफेक्टिव सेगमेंटेशन के। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो इस डायग्राम में आप देखोगे कि जो मारुति सुजुकी है वो नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल करा रहा है, जैसे कि बेलेनो है, विटेरा ब्रीजा है, स्विफ्ट डिजायर है, ओमनी है, सियाज है, एस्प्रेसो है, एल्टो है, सेलेरियो है, एसक्रोस है। तो अगर हम किसी भी नॉर्मल पर्सन से पूछते हैं कि मारुति इतनी सारी गाड़ियां क्यों अवेलेबल करा रहा है, तो वो एक सिंपल सा टर्म बोलेगा, वेरिएशन देने के लिए। तो यहीं से ही मार्केट सेगमेंटेशन की इम्पोर्टेंस पता चलती है कि जो मार्केट है उसमें जो कस्टमर्स हैं वो सब कस्टमर्स की नीड्स और वांट सेम नहीं होती है। सिंपल सी बात है, एक 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, अगर उस क्लास में पूछा जाए कि आपका फेवरेट आउटफिट क्या है तो अलग अलग आंसर्स निकल कर आएंगे। कुछ कह सकते हैं जीन्स, कुछ कह सकते हैं कुर्ता पजामा, कुछ कह सकते हैं फॉर्मल वियर्स। तो जब एक 60 स्टूडेंट्स की क्लास में ही ओपिनियन आपस में मैच नहीं हो रहे, तो जो मार्केट है जिसमें लाखों करोड़ों कस्टमर्स हैं, वहाँ पर उनकी नीड्स और वांट्स कैसे सिमिलर हो सकती हैं। तो यहीं पे ही कंपनी अलग अलग कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस को कैप्चर करने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है, जहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन आता है। तो सबसे पहले अपन मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग पढ़ेंगे। Dividing the market by grouping the customers with similar taste and preferences into one segment is called segmentation। चलो ये मानते हैं कि मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स अलग अलग होती है, लेकिन इतने मार्केट में कुछ कस्टमर्स तो ऐसे होंगे जिनकी नीड्स और वांट्स सेम होगी। तो वो जो कस्टमर्स जिनकी नीड्स और वांट्स सेम होती हैं उनको एक जगह पे ग्रुपिंग कर ली जाती है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। तो फ्लिप कोटलर ने क्या बोला है, मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली जो मार्केट है उसको सब डिवाइड करना, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग और होमोजीनियस का मतलब एक ग्रुप में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स सेम है, जिससे कि कंपनी हर ग्रुप को एज ए टारगेट मार्केट मानकर उनके अकॉर्डिंग अलग प्रोडक्ट बना सके, प्राइस रख सके, प्रमोशन कर सके और डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो इसे ही क्या बोला जाता है, मार्केट सेगमेंटेशन बोला जाता है। जैसे आप ये डायग्राम देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो मार्केट है वो हेट्रोजीनियस मार्केट है। कंपनी ने कुछ बेसिस पर, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, उस हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड कर लिया। तो टोटल उन्होंने ये 5 सेगमेंट्स बनाए। तो एक सेगमेंट में जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड सेम है, दूसरे सेगमेंट के कस्टमर से उनकी नीड्स और वांट्स डिफरेंट है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड किया गया है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। तो स्टेनन ने क्या डेफिनेशन दी है, मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली जो टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट है किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसको डिवाइड करना कुछ सेगमेंट्स में, और एक सेगमेंट में जो कस्टमर्स हैं वो होमोजीनियस होंगे और दूसरे सेगमेंट के कस्टमर से वो हेट्रोजीनियस होंगे। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन की, किस एक्सटेंट तक कंपनी है वो मार्केट को डिवाइड कर सकती है। तो बेसिकली टोटल 5 लेवल्स होंगे, मास मार्केटिंग, सेगमेंट मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, इंडिविजुअल या कस्टमाइज मार्केटिंग और लोकल मार्केटिंग। तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ हम जैसे जा रहे हैं तो जो ब्रॉड है उससे मार्केट नैरो होता जा रहा है। मतलब ब्रॉड का मतलब ज़्यादा कस्टमर्स होंगे और नैरो का मतलब कम कस्टमर्स होंगे। तो जो मास मार्केटिंग है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, वो अनडिफ्रेंशिएटेड होगा। उसके बाद जब कंपनी डिफ्रेंशिएशन करती है तो वो सेगमेंट मार्केटिंग होगा। उसमें कंपनी और भी पर्टिकुलर कुछ कस्टमर्स पर कंसंट्रेट कर रही है तो वो कंसंट्रेटेड यानी कि निश मार्केटिंग होगा। और लोकल लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर करती है जिसे माइक्रो मार्केटिंग बोलते हैं, तो वो नैरो होगा। तो हम इन लेवल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा, मास मार्केटिंग।
कई बार कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो प्रोडक्ट्स हर एज ग्रुप के लिए, हर इनकम क्लास के लिए, हर कैटेगरी के लिए होता है। तो कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ, एक सिंगल प्राइस के साथ, सिंगल प्रमोशन और सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पूरे मार्केट को कैप्चर करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मास मार्केटिंग बोलते हैं या अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो कस्टमर्स की स्पेसिफिक नीड्स को टारगेट नहीं करती है, जो जर्नल नीड्स होती हैं उनको टारगेट किया जाता है। जैसे कि बेगोन कॉकरोच स्प्रे है, मोर्टीन मॉस्किटो रिपल्टेंट है, कोको कोला है, इन सब का एक सिंगल मार्केटिंग मैसेज आता है। झंडू बाम है, तो ये सब किस में आएंगे, मास मार्केटिंग में। नेक्स्ट क्या आता है, सेगमेंट मार्केटिंग, जिसको हम मार्केट सेगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो इसमें कंपनी जर्नल प्रोडक्ट की बजाय कस्टमर्स की नीड्स और वांट्स के बेस पर स्पेसिफिसिटी रखती है और मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करती है और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए अपना प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करती है। जैसे कि जब टाटा ज्वेलरी मार्केट में एंटर हुई थी ब्रांड नेम तनिष्क के साथ, तो उसने मार्केट को सेगमेंट किया किसके बेसिस पर, गोल्ड की प्योरिटी के बेस पर, क्योंकि अभी तक जो ट्रेडिशनल ज्वेलर्स थे वो 24 कैरेट गोल्ड प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। तो उन्होंने मार्केट को सेगमेंट किया, वो कस्टमर्स जिनको 24 कैरेट गोल्ड चाहिए और वो कस्टमर्स जिनको 24 कैरेट गोल्ड नहीं चाहिए। तो जिनको 24 कैरेट गोल्ड चाहिए था उन्होंने उसको भी टारगेट किया। इसी तरीके से ओजर्टे बे है, इसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी मार्केट को सेगमेंट किया, जो कि किसी और अदर ज्वेलर ने पहले सेगमेंट और टारगेट नहीं किया था। तो इन्होंने ओकेजनल और फंक्शनल ज्वेलरीज की बजाय डेली वेयर ज्वेलरीज पर फोकस किया, टारगेट किया, जिनकी प्राइस 500 रुपये से 5000 के बीच थी, जो कि किसी दूसरे ब्रांडेड ज्वेलर ने टारगेट नहीं किया था। तो ये क्या होता है आपका सेगमेंट मार्केटिंग। नेक्स्ट आप इस डायग्राम में देखोगे कंपनी अपैरल बना रही है, तो वो बच्चों के लिए अलग अपैरल बना रही है, गर्ल्स के लिए अलग बना रही है, बॉयज़ के लिए अलग बना रही है, तो वो सेगमेंट मार्केटिंग कर रही है। इधर जो ओजर्टे बे का एग्जांपल है, तो ये जो डेली वियर ज्वेलरीज है तो इसने भी मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्या जाता है, निश मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग में भी कई बार कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनकी नीड्स और वांट्स उन प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। तो अगर कंपनी उन कस्टमर्स को टारगेट कर रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं, निश मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि किसी कंपनी ने इनकम के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है, वो कस्टमर्स जिनकी सालाना इनकम 20 लाख रुपए से ज़्यादा है, एक सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट 10 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख से कम है। और तीसरा सेगमेंट जिनकी ईयरली इनकम है वो 10 लाख से कम है, और उसमें उन्होंने 10 लाख से कम में भी एक कार इंट्रोड्यूस की हुई है, 10 से 20 लाख वाले सेगमेंट्स के लिए भी कार इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, और 20 लाख से ज़्यादा वाले सेगमेंट्स के लिए भी एक कार इंट्रोड्यूस की हुई है, लेकिन उस कार की मैक्सिमम प्राइस 45 लाख रुपए है। तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम ग्रुप वाले में वो कस्टमर्स भी हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, जिनको अलग से कार चाहिए, और ज़्यादा लग्जरी चाहिए, और ज़्यादा कंफर्ट चाहिए, और ज़्यादा यूनिकनेस चाहिए। तो वो कंपनी उनको टारगेट नहीं कर रही है। तो मर्सिडीज है, फरारी है, रोल्स रॉयस है, BMW है, तो ये उन सेगमेंट्स को टारगेट कर रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा, निश मार्केटिंग कहलाएगा। इसी तरीके से रोलेक्स है, गुच्ची है, ओमेगा है, जो कि महंगी लग्जरी रिस्ट वॉच बना रही हैं, तो वो कौन सी मार्केटिंग कर रही हैं, निश मार्केटिंग कर रही हैं। तो अगर हम सेगमेंट मार्केटिंग और निश मार्केटिंग में डिफरेंस समझें तो सेगमेंट मार्केटिंग एक बड़ी टर्म है, निश मार्केटिंग उसका एक पार्ट है। सेगमेंट मार्केटिंग में ज़्यादा कम्पिटिटर्स होते हैं, निश मार्केटिंग में कम कम्पिटिटर्स होते हैं। तो ये क्या कहलाएगा आपका, निश मार्केटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है, वो निश मार्केटिंग कर रही है। ज़्यादातर जो साइकिल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नॉर्मल साइकिल्स बनाते हैं, लेकिन कोई माउंटेन बाइक्स बना रही है क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर अलग होती है, तो वो निश मार्केटिंग कर रही है। कोई कंपनी ज्वेलरी आइटम्स बना रही है और वो पेट के लिए ज्वेलरी बना रही है, तो वो निश मार्केटिंग कर रही है। कोई कंपनी मोबाइल फ़ोन के केसेस बना रही है और वो गोल्ड प्लेटेड केसेस बना रही है, तो वो निश मार्केटिंग कर रही है। अब नेक्स्ट आ जाती है इंडिविजुअल मार्केटिंग। ज़्यादातर तो ये B2B सेक्टर में किया जाता है, बिज़नेस टू बिज़नेस सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पर हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो हर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में सेगमेंट होती है। जैसे कि कोई कंपनी स्टिकर लेबलिंग मशीन बनाती है, तो हर कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो उनके अकॉर्डिंग स्टिकर लेबलिंग मशीन्स में चेंजेस करती है। तो वो क्या कर रही है, इंडिविजुअल मार्केटिंग कर रही है। लेकिन आज की डेट में
कंज्यूमर मार्केट में भी इंडिविजुअल मार्केटिंग हो रही है। तो आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो गूगल, याहू, रेडिफ इनसे डेटा लेती हैं और कस्टमर क्या सर्च करता है उसके बेस पर उसे इंडिविजुअली प्रमोशनल मेल्स भेजती हैं। तो जो अमेजन है वो अपने कस्टमर्स का ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस का, और उनको मेल अलर्ट भेजता है जैसे ही कोई भी बुक है वो मार्केट में आती है और उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि कोई कंपनी है ये कस्टम बिल्ड कार्स बनाती है, तो हर कस्टमर के लिए कार की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग कार को डिज़ाइन करती है। तो वो कौन सी मार्केटिंग कर रही है? इंडिविजुअल मार्केटिंग। और लास्ट लेवल क्या आता है? लोकल मार्केटिंग। आज की डेट में ज़्यादातर एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में बिजनेस कर रही हैं। तो वो जब किसी कंट्री में जाती हैं तो वहाँ के लोकल कस्टम्स, कल्चर, ट्रेड, रिचुअल्स, वैल्यूज़ के बेस पर अपने प्रोडक्ट्स में, प्राइस में, प्रमोशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करती हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोकल मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि मैकडोनल्ड है वो 1996 में इंडियन मार्केट में एंटर किया था, तो इनिशियल लेवल में उसके पास बर्गर्स और जो दूसरे रिलेटेड आइटम्स थे वो बेसिकली इंडियन प्लेट्स के अकॉर्डिंग फॉरेन प्रोडक्ट्स थे। तो उन्होंने लोकल नीड्स को सूट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इंडियन कस्टमर्स के लिए मैकडोनल्ड्स ने इंडियनाइज्ड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे आलू टिक्का, चिकन पैटीज, पनीर सालसा और इंट्रोड्यूसिंग मसाला ग्रिल्स, और नीचे लिखता था पक्का इंडियन है। तो ये कौन सी मार्केटिंग हुई? लोकल मार्केटिंग। मारुति सुजुकी है वो अपनी गाड़ियों की ऐड देती है, उसमें बनाती कितना देती है, तो उसका मतलब होता है एवरेज से, क्योंकि इंडियन कस्टमर ज़्यादातर गाड़ी को परचेज करते टाइम एवरेज चेक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन या इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कंपनी क्यों मार्केट को सेगमेंट करती है, उसके पीछे क्या क्या फ़ायदे हैं यानी कि बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट क्या है? एलोकेशन ऑफ मार्केटिंग बजट। कंपनी का 10 करोड़ का बजट है और 5 सेगमेंट्स हैं, तो ऐसा थोड़ी कि कंपनी 5 सेगमेंट में 2-2 करोड़ रुपए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो अगर कंपनी मार्केट को सेगमेंट करेगी तो वो बजट को प्रॉपरली एलोकेट कर सकती है। जहाँ पर ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, जो सेगमेंट ज़्यादा एट्रैक्टिव है वहाँ ज़्यादा बजट देगी, जो सेगमेंट कम एट्रैक्टिव है वहाँ कम बजट देगी, जो सेगमेंट है इंट्रोडक्शन ग्रोथ स्टेज में वहाँ ज़्यादा बजट देगी, जो सेगमेंट मैच्योरिटी या डिक्लाइन स्टेज में वहाँ पर कम बजट देगी। नेक्स्ट क्या है? मेकिंग द कंपटीशन इफेक्टिवली। कोई कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ सब कस्टमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो अगर एक कंपनी है वो केवल एक सिंगल प्रोडक्ट्स के साथ ही पूरे मार्केट को कैप्चर कर रही है, एक दूसरी कंपनी है उसने हर सेगमेंट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो कंपनी हमेशा कंपटीशन में एडवांटेज में रहेगी। तो अगर आपको कंपटीशन को इफेक्टिवली बीट करना है तो मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? बेटर पोजीशन टू स्पॉट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़। हर सेगमेंट में अपनी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो कंपनी कब उसे बेटरली स्पॉट कर पाएगी? जब वो मार्केट को क्या करेगी? सेगमेंट करेगी। अगर वो मार्केट को सेगमेंट नहीं करती है तो वो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट क्या है? कई फर्म्स हैं वो स्मॉल होती हैं, तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो वो पूरे होल मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाते, तो उन्हें क्या करना पड़ता है? मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे कि कोई कंपनी है उसने जियोग्राफी के बेस पर मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है और वो केवल नॉर्थ रीजन में ही बिजनेस करती है, तो मार्केट सेगमेंटेशन करना उसके लिए ज़रूरी है। और नेक्स्ट क्या है? अगर आप मार्केट को सेगमेंट करोगे तो हर सेगमेंट के लिए आप अलग प्रोडक्ट बनाओगे, अलग प्राइस रखोगे, अलग प्रमोशन रखोगे और अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट को इफेक्टिवली क्या करोगे? सेगमेंट करोगे। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन के क्या हो जाएंगे? पर्टिकुलर आपके बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22, जिसमें हमने मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग पढ़ी, बेनिफिट्स पढ़ा, इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो रिमेनिंग लेक्चर है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।